अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और आपको कहते हैं खुशामदीद। और ईद के बाद आज आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। ईद तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन जनाब उसकी थकावट ऑब्वियसली मौजूद होगी, बिकॉज़ कुर्बानी का फ़रीज़ा आपने सरअंजाम दिया होता है। गोश्त तकसीम करना और उसके बाद सब कुछ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो ख़वातीन के लिए तो ज़्यादा टायरिंग होता है। आई गेस अब वो भी थोड़ा सा रिलैक्स होके वापस अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आ रही होंगी। लेकिन मसला तब होता है जब आपको ईद के इतने लंबे वीकेंड के बाद दोबारा से काम पे जाना पड़ता है। वो ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लॉन्ग वीकेंड एंजॉय कर रहे होते हैं, उसके फ़ौरन बाद ऑफिस जाने का तो किसी का दिल नहीं करता। लेकिन बच्चे बहरहाल फ़िलहाल सुकून में हैं क्योंकि स्कूल्स वगैरह अभी तक बंद हैं, बट गर्मी जो है वो अपनी आबोताब से जारी है। तो इसी के साथ जनाब उम्मीद यही करते हैं कि आपका जो ईद के दिन है वो अच्छे गुजरे होंगे। और ला मोहल्ला पता नहीं लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर सफाई का आपने कैसे ख़याल रखा है, कितनी अपनी ज़िम्मेदारियां निभाई हैं, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन अभी भी अक्सर होता है ईद के कराची और मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत जो अंदर अंदर करके गलियाँ होती हैं, उधर तो शिकायतें यही होती है कि ईद गुजरने के 3-4 दिन तक जानवरों की आलाइशें पड़ी होती हैं। तो जनाब ख़ास ख्याल रखिए इस चीज़ों का, बिकॉज़ बड़ा ज़रूरी होता है कि कुर्बानी आपने कर ली, अब अपने मुल्क, अपने घर, अपनी गली, अपने मोहल्ले को साफ़ रखें, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और इसी के साथ आज की अच्छी बात अशफाक अहमद साहब की एक बहुत ही खूबसूरत तहरीर में पढ़ रही थी और वो ये कहते हैं कि जिस छाँव से इज़्ज़त नफ्स ज़ख्मी हो उस छाँव से धूप ही बेहतर है। मतलब यही है कि अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़याल कीजिए। और वैसे मैं जब ये पढ़ रही थी तो ये स्पेशली मुझे उन ख़वातीन के लिए भी नज़र आई जो अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रहती हैं और कुछ बोलती नहीं हैं या चुपचाप हालात से कॉम्प्रोमाइज़ करके ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी जा रही हैं। सो बिल्कुल परेशान ना हो और अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को इन्हांस कीजिए और अपने मोराल को बूस्टअप रखिए और फिर ज़िंदगी जिए। और इसी के साथ जनाब चलते हैं अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन की जानिब और देखते हैं कि आज कौन सी जगह है। तो जनाब आज हम आपको दिखा रहे हैं सतपारा लेक। इसको देखिए फिर इस पर बात करते हैं। तो स्कर्दू की खूबसूरत ये सतपारा लेक जो कि पूरे स्कर्दू को वाटर सप्लाई भी करती है और ख़ूबसूरत सीनरी भी है इसके इर्द गिर्द। तो अगर आप सोच रहे हैं स्कर्दू जाने का तो इस जगह को बिल्कुल मिस ना कीजिए। तो हम चलेंगे अब एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आज के मेहमानों से। वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरीन जाहिद ख़ान साहिबा। और जब ये यहाँ पर आकर बैठी तो मैं इनका प्रोफाइल पढ़ी थी तो मुझे लगा ऐसी कोई ख़ातून है जो स्पोर्ट्स और एडवेंचर के अंदर बहुत ज़्यादा इन है। और मुझे हैरानगी हुई जब मैं बहुत पढ़ रही थी तो इन पे लिखा हुआ था कि इनका 14 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैंने एक दफ़ा फिर से प्रोफाइल देखा और फिर इनकी तरफ देखा है ना, रियली आस्क्ड कि 14 साल का एक्सपीरियंस शायद गलत तो नहीं लिखा हुआ, बट खैर माशाल्लाह ये बिल्कुल नहीं लगती। BDS MPhil इन्होंने किया है जनाब, मल्टीपल सर्टिफिकेशन हैं इनके पास। प्रोफेशनली अभी ये CEO हैं और डेंटल सर्जन ऑफ ली डेंटिस्ट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर हैं डेंटल कॉलेज हाईटेक IMES की, और जिस तरह मैंने बताया एजुकेशनिस्ट हैं, पढ़ाती हैं। उसके अलावा ट्रैकिंग, कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग और बहुत कुछ ये करती हैं। एथलेटिक्स, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बेसबॉल, और जनाब ये वाइस प्रेसिडेंट है द एडवेंचर क्लब ऑफ पाकिस्तान की गर्ल्स चैप्टर की। सो वेलकम टू द शो। So starting from your adventure side,
अब हम जारी बात है हेल्थ एंड फिटनेस की भी आपसे बात कर ही लेंगे, बिकॉज वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू एज अ डॉक्टर एज वेल। सो एक डॉक्टर और एक डेंटिस्ट होने के साथ साथ ये एडवेंचर का फैक्टर कहाँ से आ गया? वेरी वेल आस्क्ड आई वुड से। हमारी फील्ड में ये समझा जाता है कि जो डॉक्टर बन गया है उसने बस बिहाइंड द बुक और बिहाइंड द पेशेंट्स ही रहना है पूरी ज़िंदगी। बट हमारी फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक डेंटिस्ट पूरा दिन काम करता है और एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन देयर बैक। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 14 इयर्स डेंटिस्ट्री कर ली है, सो अब मेरी बैक एक्सपायर कर जाएगी अगर मैं उसकी फ़िटनेस का ध्यान नहीं करी थी ओवर द लास्ट 10-14 ईयर्स। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस दिस लाइफ, आपकी आउटडोर लाइफ, आपकी एडवेंचरस लाइफ एंड योर फिटनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ गोइंग इन द नॉर्मल लाइफ इज़ वेल, जो कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। सो ये कॉम्बिनेशन इसलिए भी है। अच्छा, तो क्या कुछ मतलब करती हैं इसे? वैसे मैंने बताया तो है ही, बट पाकिस्तान जैसे मुल्क में ख़वातीन के लिए मुश्किल हो जाता है चीज़ें करना, और आप गर्ल्स चैप्टर को हेड भी कर रही हैं, सो ये किस तरह सारा प्रोसेस चलता है? अच्छा, लकीली माय फादर ऑलवेज सपोर्टेड मी। आफ्टर मैरिज माय हस्बैंड वाज ऑलवेज सपोर्टिव एज वेल। तो मेरे लिए बड़ी सपोर्ट थी और मैंने इस चीज़ को देखा कि जितना हम एडवेंचरस चीज़ें करते रहते हैं उतना हम दूसरी लाइफ के एस्पेक्ट्स कॉन्फिडेंटली डील करते हैं। अभी यू टॉक्ड अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस इज़ वेल एंड फीमेल्स आर फेसिंग इट एवरी डे। आई थिंक फीमेल चैप्टर स्टार्ट करने का मकसद भी ये था कि फ़ीमेल्स को इतना इक्विप कर दिया जाए कि जैसे एक मेल फील्ड में जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे एडवेंचरस फील्ड है, चाहे मीडिया फील्ड है, चाहे डॉक्टर्स वाली फील्ड है, कोई भी फील्ड है। तो ये जो बैलेंस है इसको मेंटेन करने के लिए, फीमेल्स को इस सारी चीज़ से इक्विप करने के लिए हमने ये फीमेल चैप्टर स्टार्ट किया। और फीमेल चैप्टर लकीली मेरे केस में ये रहा कि शुरू से इंटरेस्ट था ख़ुद भी, एंड देन आई वुड मोटिवेट यंग गर्ल्स। लकीली थोड़ा यंग लुक आती है मुझे देख के, वो कहते हैं अच्छा ये कर रही हैं तो हम भी कर लेंगे। फिर जब उनको ये पता चलता है इनकी एज इतनी ज़्यादा फिर भी ये कर रही हैं तो हम तो अभी यंग हैं, हम कर सकते हैं। सो वो मोटिवेशन उनको मिल जाता है। सेकेंडली, अगर किसी के पेरेंट्स से इजाज़त नहीं मिल रही एंड मेरी एज की वजह से या मेरे एक्सपीरियंस की वजह से, आई वुड टॉक टू देयर पेरेंट्स एंड आई वुड आस्क देम कि आपके बच्चे बेटी में बहुत टैलेंट है, तो वो फिर बड़े आराम से इजाज़त भी मिल जाती है। और एक फ़ीमेल इजाज़त ले, एक ट्रेनर जब फीमेल हो तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। और बहुत सारी फीमेल्स जिनके बैकग्राउंड ऐसे नहीं होते, सपोर्टिव पेरेंट्स नहीं भी होते, वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। सो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा चैलेंज था एंड दिस चैप्टर स्टार्टेड लॉन्ग टाइम अगो। अब ये इस लेवल पे आ गया है कि हम कह सकते हैं आज यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं, बट व्हेन इट स्टार्टेड डेफिनेटली इट वाज डिफ़िकल्ट। और आप ट्रेनिंग भी करती हैं आगे? ट्रेनिंग भी हम करते हैं। किस तरह आप एक्टिविटीज़ किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं? क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? अच्छा, मेरा जो सारा ये है, ये द एडवेंचर क्लब पाकिस्तान से है, which started in 2007. It's a private adventure club but non-profit organization. ये बहुत सारे ऐसे स्कूल्स को भी टारगेट करती है, जैसे यतीम बच्चों का कोई स्कूल है, कोई NGOs हैं जहाँ पे बच्चों को हेल्प चाहिए, तो हम उधर भी जाके वहाँ पे पूरी बसेस लेके, इस्लामाबाद में फ़ायदा ये है कि रॉक इज़ वेरी क्लोज बाय, तो हम इस्लामाबाद में रॉक पे जाके रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। रॉक क्लाइंबिंग से आपकी स्ट्रेंथ बनती है, हाथ की स्ट्रेंथ, बैक की स्ट्रेंथ, लेग्स की स्ट्रेंथ। जब ये स्ट्रेंथ बिल्डअप होना शुरू हो जाती है एंड देन यू आर रीचिंग द हाइट्स ऑन द रॉक, डेफिनेटली सेफ्टी के साथ, तो फिर जो कॉन्फिडेंस लेवल उन बच्चियों का जो कि इस एक्सपोजर से बहुत दूर होती हैं वो बहुत बढ़ता है। तो एडवेंचर क्लब पाकिस्तान का और ताहिर साहब बेसिकली हमारे मेन लीडर हैं, हु हैज़ ऑलवेज बीन देयर सिंस 2007 एंड आई थिंक पाकिस्तान का प्राइवेट में सबसे पहला हम कह सकते हैं इसको एडवेंचर क्लब। तो ये सारा वहाँ से शुरू हुआ और ही इज़ ऑलवेज मोटिवेटिंग अस एंड आई थिंक आई टुक आफ्टर हिम एज़ वेल एंड आई एम जस्ट डूइंग द सेम एज। और क्या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ जाकर आप लोग करते हैं? अच्छा, मार्गला हिल्स बहुत सारे ट्रैक्स हैं उधर और रॉक्स भी उधर मल्टीपल हैं। अच्छा। अब बड़े इंटरेस्टिंग नाम भी इन लोगों ने रखे हुए हैं सिंस रॉक क्लाइंबिंग। और रॉक का ये है कि इट्स लाइक अ क्लिफ, उसके अंदर छोटे छोटे
होल्ड्स होते हैं जिसको आपने पकड़ के करना होता है। यू आर बाउंड विद रोप के साथ अपने आप को बांधते हैं। सेफ्टी रोप होती है, वो भी सारा इम्पोर्टेड अच्छा इक्विपमेंट होता है। एक रोप ही इतनी एक्सपेंसिव होती है कि ये अगर हम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह चला रहे हैं तो ये अदरवाइज़ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो रोप के साथ बांध के फिर हाइट पे पहले उसको हुक्स के साथ हार्नेस कर लिया जाता है। सो उसमें सेफ्टी एस्पेक्ट हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो जगह हैं जो शुरू से की जा रही हैं, जिनके एरियाज़ हमने मार्क भी किए हुए हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, उस पर ट्रेन कराना हमें आसान होता है। तो बहुत सारी जैस्मिन कॉर्नर है, एक क्लाउन रॉक है, एक बीटल नेस्ट है। दीज आर ऑल द प्लेसेस इन इस्लामाबाद। हमारे पाकिस्तान में ये सारी जगह हैं और वहाँ पे आप कई दफ़ा हम बिकॉज आई एम वर्किंग, तो मैं जो ग्रुप था वो फजर के फ़ौरन बाद हम लोग निकल जाते थे बिफ़ोर ऑफिस टाइमिंग्स। मैं 2 घंटे का वो स्ट्रेच मिल जाता था और कई दफ़ा मेरी अपनी स्टूडेंट्स भी साथ में चली जाती थी कि अच्छा वहीं से हम क्लास अटेंड करने भी चले जाएंगे। तो इन जगहों पे जाके फिर रीचिंग योर स्कूल्स और ऑफिसेज और कॉलेज वेयर एवर यू हैव टू गो, हर एज की फ़ीमेल हमारे साथ इन्वॉल्व थी और हम लोग ये करते हैं और इस्लामाबाद का हमें ये एडवांटेज भी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पैराग्लाइडिंग और इसके अलावा स्कीइंग ये सब कुछ भी करती हैं आप, सिखाती हैं ये भी? अच्छा, ये जो स्कीइंग है इसको मैं करती हूँ बट मैं ट्रेनर के लेवल पे नहीं हूँ, बट मोटिवेशनल स्पीकर कह लें कि जब मोटिवेट करना है, ग्रुप बनाना है, फीमेल्स को इकट्ठे लेके जाना है, इफ़ आई एम देयर देन अ लॉट ऑफ फीमेल्स जॉइन इन एज वेल, तो वो डेफिनेटली हम करते हैं। वो मालूम जब्बा में भी है हमारा, पाकिस्तान में तो ऐसी जगह हैं और इस मैं जैसे कह रही थी फजर के वक्त हम जाते हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए, तो बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए होते हैं, तो हम लोग खुद ना पहुँचें और फॉरेनर्स आके उन सारी जगहों को एक्सप्लोर कर लें, बहुत गलत बात, तो ये बहुत गलत बात है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि मसला होता है ख़वातीन को, लेकिन जब ख़वातीन के ग्रुप में होती हैं तो ज़रा सिक्योर भी फील करती हैं। अब तक कितनी ख़वातीन इस चैप्टर के अंदर आपके साथ बच्चियाँ या लड़कियाँ शामिल हैं और बड़ा एक्टिवली आप लोग कैंपिंग करती हैं? कब कौन कौन से सीजन्स में करती हैं? कोई स्केड्यूल होता है इसका? अच्छा, इसका हमारा मेन जैसे टूरिस्ट डे है, टूरिज़म डे है, पाकिस्तान टूरिज़म डे है, 1-2 और इसी तरह के पाकिस्तान के डेज़ हैं। 14 अगस्त जैसे आ रहा है, अब हमने प्लान किया हुआ है कि हम K2 बेस की तरफ एक्सपेडिशन करेंगे। उसमें हमारी जो लीड आप समझें कि जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, डिफरेंट उनको ज़िम्मेदारी भी दे सकते हैं, वो तो हमारी 10 to 12 हैं। बट अगर आप कहें कि इवेंट में कितने लोग शामिल होते हैं तो समटाइम्स इट एक्सीड्स 80 नंबर इज़ क्वाइट अ लॉट एंड समटाइम्स इफ़ वी इन्वॉल्व द स्कूल्स इज़ वेल तो वो थाउजेंड्स में चल जाती है बात। तो फीमेल्स इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं डिफरेंट लेवल्स पे जब हम ये अरेंज करते हैं चीज़ें। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं ओवर द ईयर्स। ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझती हैं, एडवेंचर क्लब तो अपना काम कर ही रहा है, बट कितना और आप देखती हैं ऐसे ग्रुप्स जो आते हैं लड़कियों की करते हैं, या आपको लगता है अभी इस पर बहुत काम होने की ज़रूरत है? देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इसमें डेफिनेटली अगर एडिशनल फंड्स डिफरेंट, चाहे वो ब्रांड्स मुंसलिक हो जाएँ, चाहे वो गवर्नमेंट कर ले, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स कर लें, जैसे मेरे अपना इंस्टीट्यूट में आई वुड गो एंड आस्क फॉर फंड्स जो अब K2 एक्सपेडिशन जा रहे हैं, बिकॉज जो सही एंथुसियास्ट्स होते हैं यूजुअली उनके पास फंड्स नहीं होते। उनका काम है आगे बढ़ते जाना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, और जो इस फंड्स में इंक्लूड कर सकते हैं और हेल्प आउट कर सकते हैं वो इसमें फिर पिच इन करते हैं। और तो आप खुद भी जा रही हैं K2? हाँ, प्लान तो है, बट लेट्स सी, ये जैसे ही होता है इंशाल्लाह 14 अगस्त को वी आर प्लानिंग एटलीस्ट ये जो हमारा 6 गर्ल्स हैं जिनका हमारा फाइनल है, आई विल बी द डॉक्टर एंड द एक्सपेडिशन। वी हैव एक्सपेडिशन लीडर विच इज़ इकरा जलानी है। इस वक्त भी वो ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट ट्रैक्स को एक्सप्लोर कर रही हैं, स्कर्दू के करीब इस वक्त मौजूद हैं वो। फिर वी हैव ईशा, शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जो कि ख़ुद एडवेंचरस फैमिली, फादर का प्रोफेशन ही ये है। अच्छा। और वो हमें ज्वाइन करेंगी इस K2 वाला जो हमारा प्लान है। देन वी हैव मायरा जीप ट्रैक कर चुकी हैं और कई
उसमें भी जीत चुकी हैं चीज़ें, फुटबॉलर हैं टीम में, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दीज गर्ल्स आर डूइंग. देन वी हैव ईशा का मैंने बता दिया, मायरा का बता दिया. सो वी हैव साबरा. Sabra is a university student at the moment, but she's also rock climbing with us. जितनी भी हमारी टीम है इसमें एक चीज़ है कि हम सारे रॉक क्लाइंबर्स हैं, और हम ये चैप्टर जो रॉक क्लाइंबिंग का था जिसकी हमने स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ा दी, अब हम इसको माउंटेनियरिंग की तरफ और हाइकिंग की तरफ लेके जा रहे हैं. इंडिविजुअली हम सारे हाइकिंग कर रहे हैं. अभी लास्ट वीक आई वाज एट रत्ती गली, वहाँ पे हाइक करके हम गए, एंड इट इज़ क्वाइट हाई प्लेस, और ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा नीचे होता है वहाँ पे भी. तो ये सारी चीज़ें हम इंडिविजुअली सारे ट्रेन कर रहे हैं फॉर हाइकिंग एंड माउंटेनियरिंग. ये जो अभी K2 वाला है, ये 14 अगस्त का जो प्लान है वो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए कि वंस वी आर ट्रेन्ड देन वी आर गोइंग टू ट्रेन अदर्स इन दिस फील्ड एज वेल. और फिर इसमें स्कोप भी बहुत है, पाकिस्तान में इतनी पीक्स हैं. तो आपके बच्चों में भी ये शौक़ है? बिकॉज होता है अगर पेरेंट्स इस तरह के हो, बच्चों में भी शौक़ पैदा हो जाता है, उनको भी लेके जाती हैं? अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे ही बच्चे होते हैं तो माएँ जो हैं वो समझती हैं कि जो हमारा एडवेंचर वाला फील्ड थी वो ज़रा हट जाएगी और रह जाएगी. तो माई सन वो 7 year old, ही टुक कॉम्पिटिशन में उसने हिस्सा लिया और फर्स्ट पोजीशन आई. रॉक क्लाइंबिंग भी, वॉल क्लाइंबिंग में भी, ऑल ओवर पाकिस्तान. सो वो अब मेरी मोटिवेशन भी है. उसके बाद मैंने जो रॉक क्लाइंबिंग इतनी नहीं की थी वो बहुत ज़्यादा कर दी. अब वो ये होता है कि मैं फिर अपने बेटे को नहीं लेके जाती, फिर वो जो लेन में भी बच्चियां हैं जो एज की हैं, माई कार इज़ ऑलवेज फुल ऑफ किड्स एंड दे आर गोइंग फॉर रॉक क्लाइंबिंग इन दैट सेंस एज वेल. तो बच्चे भी बहुत बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए हैं. मैं उनको मोटिवेट शायद इतना नहीं कर रही, बट मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि अच्छा ये एक मैंने ड्यूटी पूरी करनी है, और वो मुझे ड्यूटी नहीं लगती बिकॉज आई लव एडवेंचर. और वैसे भी बच्चों का अगर स्क्रीन टाइम से हट के किसी हेल्दी एक्टिविटी पे टाइम चला जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है उनकी एज के लिए या उनके उस हिसाब के लिए. अच्छा, आप डेंटिस्ट भी हैं एज अ प्रोफेशन, सो टाइम निकलता कैसे है? बिकॉज टीचर भी हैं, प्रैक्टिस भी करती हैं, मुश्किल हो जाता होगा टाइम निकालना. आई थिंक द रूटीन जो कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, दैट्स व्हाट आई फॉलो. जो टाइम हम लोग ज़ाया कर देते हैं सुबह का फजर के बाद वाला टाइम, आई यूटिलाइज दैट एज़ वेल. जो टाइम हम फजूल फ़ोन पे ज़ाया कर देते हैं वो मैं नहीं ज़ाया करती. आई मेक द मोस्ट ऑफ इवन दिस. आई थिंक मेरे पास 2 घंटे भी अगर किसी दिन फारिग हैं तो आई यूटिलाइज इट. देन माई संडे इज़ डेडिकेटेड टू ऑल दीज एडवेंचरस एक्टिविटीज़ ऑन टॉप ऑफ ऑल दो स्मॉल स्लॉट्स दैट आई गेट. तो ये इस तरह से मैं चला रही हूँ, जब तक चलेगा चलाएंगे इंशाल्लाह. एंड आई थिंक जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं आप में उतनी एनर्जी बढ़ती जाती है, और बच्चों की जो एनर्जी है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए आपने वैसे ही कुछ ना कुछ करना है. आपने उनको किसी एक्टिविटी में नहीं लेके गए, आपने उनको अगर टीवी के आगे, वीडियो के आगे, किसी चीज़ के आगे भी, स्क्रीन टाइम में भी दे दिया, उसके बाद जो उसके अंदर एनर्जी है वो तो नहीं एग्जॉस्ट हुई. and then they're going to be cranky and you're going to spend that time on them. It's better to take them out, do these activities instead of sitting at home and getting frustrated with that. So this is a whole solution to it. I think मैं effort से ज़्यादा solution की तरफ जा रही हूँ, and it's effortless when you're doing it that way. अच्छा, चूँकि आप अब एडवेंचर तो करती हैं, वैसे घूमने फिरने का शौक़ भी है, टूरिज़म का शौक़ भी है आपको? बहुत ज़्यादा. यूरोपियन कंट्रीज़ में आई हैव बीन टू स्विट्ज़रलैंड, ऑल दीज प्लेसेस, यू नेम इट. बट जो पाकिस्तान की ब्यूटी है इट्स अनमैचेबल. मतलब आपको, एंड स्पेशली दोज एरियाज़ वेयर यू हैव टू हाइक, वेयर यू कांट रीच ऑन कार्स, जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँची, दैट एरिया इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एरिया. Even if I compare it, even जहाँ पे लोग भी नहीं पहुँचे, जहाँ exactly जहाँ locals हैं, but जो हम लोग हो गए या कोई और आराम से नहीं पहुँच सकते. अब हम लोग, मैं बहुत छोटी थी when I started adventurous activities, तो हमारा एक expedition हुआ था कि हम जाएंगे और जहाँ जहाँ हमें रैपर्स मिलेंगे उस पूरे ट्रिप में हमने सारे रैपर्स भी इकट्ठे करके लाने. So that was I think 20 years ago. और वो चीज़ इतनी अंदर बन गई है कि पाकिस्तान को गंदा नहीं करना.
बिल्कुल सही। और उस खूबसूरत पाकिस्तान की तस्वीरें जब हम ला के दिखाते हैं, और मेरे पास स्विट्ज़रलैंड की तस्वीरें हैं, तो वो हमें कंपैरिजन में पाकिस्तान की तस्वीरें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हमारे तो आइज़ में, ब्रेन में सारे इमेजेस स्टोर्ड हैं, सो इट्स ब्यूटीफुल एंड अनमैचेबल। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शारीन आपका। वी वांटेड कि नेक्स्ट टाइम आपका जो ग्रुप जा भी रहा है K2, आप वो कर आएँ, सो वील हैव यू अगेन विद ऑल योर गर्ल्स एंड गैंग्स, सबके साथ फिर से हम बात ज़रूर इनके साथ करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत ही वाइब्रेंट प्रोफेशनल ख़वातीन जो अपना प्रोफेशन भी अच्छे तरीके से निभा रही हैं और अपने पैशन को भी फॉलो कर रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और जब फैमिली सपोर्टिव हो तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने पैशन को जो है वो परस्यू भी कर सकते हैं। तो इनको खुदाफिज कहेंगे, बट आपने कहीं नहीं जाना, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब हमें ज्वाइन किया है सायरा इफ्तिखार साहिबा ने। वैसे तो शी इज़ इन डेयरी डेवलपमेंट एक्सपर्ट, हेड इन रिसर्च भी रह चुकी हैं। इसके अलावा इस वक्त कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। नेस्ले हो गया, एंग्रो में फ़िलहाल उसके साथ भी ये एसोसिएटेड हैं, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करने का इनका एक्सपीरियंस है। ये एक्स MPA हैं और शी वाज डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल न्यूट्रिशन चैम्पियन बाय UN इन 2017। और तकरीबन 61 ऐसे ममालिक थे जिनमें से ये जो है अवार्ड पाकिस्तान लेकर आई। सिंगल वर्किंग मदर हैं, प्रोफेशनल ड्रामर भी हैं, कथक भी सीख रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिविल सोसाइटी के मामलात या हमारी सोसाइटी के वो इश्यूज़ जिन पर काम करने की ज़रूरत है, या सोशल वेलफेयर कहें या उसे कम्युनिटी डेवलपमेंट कहें, उसके ऊपर भी ये काम कर रही हैं। ट्रांसजेंडर्स के हवाले से भी काम कर रही हैं। उन मखसूस ख़वातीन में इनका शुमार होता है जिन्हें डेयरी एक्सपर्ट्स कहा जाता है, और ये बात को इंश्योर करती हैं कि SDGs 2030 उसके हवाले से इन्होंने प्रोफेशनली में अपना काम उस पर भी कर रही हैं, और सर्टिफाइड फायर फाइटर भी हैं। तो जनाब ये बहुत कुछ है, ये क्या कुछ और करती हैं ये हम सायरा से ही जानेंगे। वेलकम टू द शो सायरा। वैसे तो ये जो पहले में सर्टिफाइड फायर फाइटर वाला जो है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। ये क्या है, ये कब सोचा आपने कि फायर फाइटिंग भी सीखनी है? एक्चुअली आई एम द, देखा जाए तो पूरी लाइफ एक फायर फाइटिंग नहीं है। हाँ, तो एक तो ये कि आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स। मेरे भाई थे, तो वो मेरा तो वो लाइफस्टाइल वही था जो लड़कों वाला होता है। एंड देन बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ रूरल फैमिली, आई हैव स्पेंट 15 years of my life in a village, and I used to commute to city for my education, for my schooling. तो फिर मेरे कुछ शौक भी वो वैसे ही थे, लड़कों की तरह आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलनी हैं, और आई डोंट नो, तो थोड़ा सा थ्रिल था, थ्रिल तबीयत में वैसे भी थी। तो मुझे फिर मौका मिला व्हेन आई वाज विद नेस्ले एज देयर पॉलिसी एडवोकेसी पर्सन, और कॉर्पोरेट मीडिया रिलेशंस को मैं देखती थी वहाँ पे। तो देन वी हैड दिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि भी किस किस ने कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी है। अच्छा। तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे वर इनटू फर्स्ट एड। तो मैंने कहा वैसे भी यहाँ पे आग बहुत लग जाती है, अक्सर रिकॉर्ड जल जाते हैं, आग बहुत रिकॉर्ड जल जाते हैं। तो फिर मैंने फायर फाइटिंग को ऑप्ट किया, और फिर ट्रेनिंग हुई, फिर रिफ्रेशर हुआ, और उससे भी पहले देयर वाज अनदर ग्लोबल ब्रांड। मेरा थ्रू आउट कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस रहा है वैसे। तो आई रिमेंबर मैकडोनल्ड्स ने हायर किए थे ट्रेनिंग मैनेजर्स, सो आई वाज वन ऑफ देम। आउट ऑफ 15,000 we were 13 or 14 who ended up as trainee managers, and then we were sent off for advanced management studies. तो वहाँ सबसे पहले मुझे शौक हुआ कि उनके लिए मैंडेटरी था कि आपने फायर फाइटिंग ज़रूर सीखनी है। तो वो फायर फाइटिंग का कोर्स उस वक्त किया। उस वक्त इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे ऑर्गेनाइजेशंस जो सिखाती थी, रेस्क्यू वाले और बाकी सारे। तो उसके बाद जब मैं नेस्ले में आई, तो फिर उसके बाद प्रॉपर मैंने उसका कोर्स किया, फिर मैंने उसका रिफ्रेशर भी किया, और टाइम टू टाइम मैं उसका रिफ्रेशर करती रहती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, डेयरी डेवलपमेंट एक ऐसा सेक्टर है, आप उसकी एक्सपर्ट मानी जाती हैं। आप जानती हैं कि हमारी कंट्री की जो डायनामिक्स हैं, उस लिहाज से हम तो इसी बहस में फंसे रहते हैं, दूध सही है या नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स ठीक है या नहीं है, और बहुत सारे मामलात होते हैं। सो ऐसा होता है कि इसी फील्ड को आपने क्यों ऑप्ट किया? कोई शौक था न्यूट्रिशन के हवाले से काम करने के ऊपर, या फिर बाय चांस से ये फील्ड आ गई? अगेन आई वुड गो बैक टू माय चाइल्डहुड। जब ब्रॉट अप ही आपका गांव का हो, तो ये गायें भैंसें तो ऐसे होते हैं जैसे वहाँ तो खाली से मिलते हैं, नेक्स्ट डोर फ्रेंड्स या नेबर्स की तरह होते हैं आपके। तो
नहीं, since I just got this opportunity to work for Nestle, तो Nestle being the largest dairy company of the world, वहाँ पे काम करते करते फिर पता चला कि यार ये तो इतना बड़ा फील्ड है, और मैं आपके चैनल के तवसत से बल्कि कहूँगी पॉलिसी मेकर्स को कि सर एग्रीकल्चर के साथ लाइफ स्टॉक को भी उतना ही प्रमोट करें, डेयरी को, बिकॉज इससे आपको इमीडिएट रेवेन्यू जनरेट होता है। बिल्कुल। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि जो आपका जो एग्रीकल्चर, जो आपकी कैश क्रॉप्स हैं, उनसे ज़्यादा रेवेन्यू और जीडीपी जो है नेशनल, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन लाइफ स्टॉक की है। बट समहाउ हम कैश क्रॉप्स, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का भी मसला है, खाने के लिए नहीं मिलता है, तो इसलिए हम कैश क्रॉप्स को ज़्यादा फोकस करते हैं, एग्रीकल्चर को तो लाइफ स्टॉक थोड़ा सा ज़रा पीछे रह जाता है। इस सेक्टर में को प्रमोट करने की इतनी ज़रूरत है, इसमें इतना पोटेंशियल है, बिकॉज फॉर योर क्रॉप यू विल हैव टू वेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ना। आज गंदम आपने बोई है तो उसके बाद 4-6 महीने बाद जाके आप उसको काटेंगे, आपको ये भी नहीं पता बारिशें ज़्यादा होंगी तो आपकी यील्ड का क्या बनेगा। पूरे का पूरा क्लाइमेट चेंज अगर आप देखें तो हो चुका हुआ एनवायरनमेंट। तो उस लिहाज से डेयरी एक ऐसी चीज़ है कि गाय ने तो दूध देना ही देना, रोज़ देना है, ट्वाइस डे देना है। बिल्कुल। तो अगर आप उसकी इंटरवेंशंस अच्छी कर लें, उसकी डाइट अच्छी कर लें, उसके जेनेटिक्स अच्छे कर लें, तो वो जो इस वक्त एवरेज हमारा पाकिस्तान का 4.5 से 5 लीटर है, वो 10 लीटर तक भी जा सकता है, 12 तक भी जा सकता है। एंड लुक एट द इमीडिएट रेवेन्यू यू वुड गेट वंस जस्ट उनकी फीडिंग और उनकी न्यूट्रिशन बेहतर करने से, एंड इन द लॉन्गर रन उनके जेनेटिक्स बेहतर करने से यू कैन एक्चुअली मेक मनी। लुक एट नीदरलैंड्स। मैं तो कहती हूँ कि डेयरी की सुपर पावर है कि मतलब लुक एट द रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग, और उनकी जो पर कैपिटल इनकम है उसके अंदर डेयरी का कितना बड़ा हाथ है। सो अब चूँकि आपके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी रहा है और उसके बाद आपने गवर्नमेंट के अंदर काम करने का सेटअप भी देख लिया है, सो इरादा कैसे हुआ कि मुझे गवर्नमेंट में जाकर बैठना है और सिटिंग एमपीए बनकर काम करना है? वो भी शौक था या उसका बचपन से ताल्लुक आप जुड़ी? अगेन बचपन से ताल्लुक है। आई हेल फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली। मेरी जो फैमिली है इट इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ पीपल्स पार्टी। तो मैंने वो जो सारे पुराने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी, अंकल्स हम उनको कहते हैं, काफ़ी सारे तो उनमें से अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम छोटे छोटे थे तो हम उनको देख के बड़े हुए। घर का एक पॉलिटिकल माहौल था, पॉलिटिक्स डिस्कस होती थी और पैशन की तरह होती थी, तो वो चीज़ फिर नेचुरली इट वाज इन माय ब्लड। बट माय पार्टी वाज एंड इज, मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन इज विद PMLN। तो जब आपने आपको नहीं लगा आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, बिकॉज प्राइवेट जब भी इन्वेस्टमेंट आती है या प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उन्हें ये लगता है कि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड नहीं करती उनके इश्यूज़ को, सो नाउ यू वर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सो यू कैन बेटर मेक द ब्रिज, और उसके अंदर आप एक अच्छा पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि आप मेज़ के उस तरफ बैठे हो तो आपका व्यू डिफरेंट होगा, आप यहाँ बैठे तो डिफरेंट होगा। मुझे वाकई ही लर्निंग मेरी हुई, और उससे हुआ ये कि एक तो ये कि शहबाज साहब की पर्सनैलिटी इतनी डायनामिक, और वो तो मतलब ना खुद कभी रेस्ट करते थे ना उन्होंने कभी हमें रेस्ट करने दिया था, तो काम करने की आदत बहुत थी, और उनको नए इनोवेटिव आइडियाज़ हमेशा अच्छे लगते थे। डेयरी, लाइफ स्टॉक, न्यूट्रिशन वाज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट जब वो चीफ मिनिस्टर थे, एंड आई एम श्योर स्टिल उनकी वो जो पैशन है अभी एज प्राइम मिनिस्टर भी ज़रूर होगा। तो मैं जब एमपी बनी तो मुझे फिर ये पता चला कि कहाँ अननेसेसरी डिलेज होते हैं। फिर जो टेक्नोलॉजी आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के पास है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पब्लिक सेक्टर के पास वो नहीं है, दैट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, अपडेटेड ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो आपको फ्रीसलैंड कंपीना एंग्रो पाकिस्तान दे सकती है डेयरी इंटरवेंशन के हवाले से, हमारा डेयरी का जो सरकारी जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है अभी वो उससे दहाइयों की हद तक दूर है। वाई नॉट टू गेट गुड प्रैक्टिसेस of these companies जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठी हुई हैं, बी इट डेयरी, बी इट एनी फूड इंडस्ट्री, बी इट एनी अदर कंपनी, जो डिलीवर है, आप किसी का भी नाम ले लें, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप गवर्नमेंट के इदारों के अंदर लेकर आएँ तो क्यों नहीं उससे फ़ायदा होगा। सो दैट इज़ वन एरिया वेयर व्हेन आई वेयर द हैट ऑफ अ सरकारी पर्सन, तो मेरे जहन में आता है कि यार इस कंपनी की ये स्ट्रेंथ है, कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्लोबली ये स्ट्रेंथ है, ऑन द होल ये इस तरह से सिस्टम्स को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारी इस टाइम कमेटीज़ हैं जिन्हें आप हेड कर रहे हैं, सो ट्रांसजेंडर्स एक ऐसा इशू है जिसके लिए बहुत काम होना ज़रूरी है। तो नहीं कर रही मैं, आई एम जस्ट मेंबर ऑफ सच कमेटीज़। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से जो रेप के केसेस हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं,
वर्क प्लेस हैरेसमेंट के जो इश्यूज़ हैं, माइनर्स की अबडक्शन के इश्यूज़ हैं, ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज़ हैं, इनको हैरास किया जाता है, तो उनके ऊपर इस तरह से कभी आवाज़ उठी नहीं थी। अच्छा। और अब तो ये केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए। तो इस चीज़ को बड़े डायनामिक हैं अताउल्लाह तारड़ हमारे तो भाइयों जैसे, तो ही वाज एक्चुअली अपसेट इस सारी सिचुएशन को लेकर। तो ये उनका इनिशिएटिव था। वो कभी फैसलाबाद होते हैं, कभी कसूर होते हैं, कभी साहिवाल होते हैं, नीज आफ्टर द केसेस, और वो देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। तो इन द लाइट ऑफ ऑल दिस ट्रेजेडी, एक जो ये हो रही है, एक जिसको हम फेस कर रहे हैं, और वो तो अलग केसेस हैं जिनको हम जो रिपोर्ट होते हैं हमको हमें पता चलता है, लेकिन थिंक अबाउट दोज केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते। इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा फ्लॉ मौजूद है। तो उस चीज़ को लेकर ट्रांसजेंडर्स के हवाले से एक अलग से कमेटी बनी जो कि सीएम साहब हमजा शहबाज साहब ने बनाई। देन उसके लिए जो ख़वातीन और वैसे जो ओवरऑल सबकी जो हो रही है अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़र है, उसके लिए अलग से अवेयरनेस एंड करिकुलम, हाउ कैन यू इनकॉर्पोरेट सच थिंग्स इन द करिकुलम इन द स्कूल्स एज वेल, सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, वो सब चीज़ें। एंड द थर्ड वन इज़ कि एक बहुत बड़ा जो इशू आता है वो उस वक्त आता है जब एक दफ़ा असॉल्ट हो गया, एक दफ़ा जब एक ट्रेजेडी हो गई, तो उसके बाद साइकोलॉजिकली उस विक्टिम को रिहेबिलिटेट कैसे करना है, जो कि अपने माइंड में उस वक्त नहीं है। फोरेंसिक के अंदर रिजल्ट सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपके डॉक्टर्स जो फोरेंसिक करते हैं क्या वो ट्रेंड हैं कि नहीं है। तो इन सब को लेकर डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हर कमेटी इंडिविजुअली काम कर रही है, और काम करने के बाद वो अपनी रिकमेंडेशन जो मेन कमेटी है उसको सबमिट कराएंगे, एंड देन द पेपर विल बी सबमिटेड टू द चीफ मिनिस्टर, जिसके ऊपर इंशाल्लाह ताला पॉलिसी बनेगी। बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर आप खुद ग्राउंड रियलिटीज़ उनसे मिली हैं जाके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, या इरादा है कि उन्हें बुलाएं और बैठ के उनके कंसर्न सुने जाएं? ट्रांसजेंडर मैं आपको बताती हूँ, आई नो दिस वेरी डायनामिक, कभी आपको मौका मिले तो आप उनसे मिलिएगा ज़रूर। महानूर चौधरी, शी इज़ अ ट्रांस वूमन and she is a very passionate political worker of PMLN. She is chartered accountant by profession, by the way, और London School of Accountancy से उन्होंने किया हुआ है। She came over and she gave actually the presentation. उनके साथ उनकी ट्रांस कम्युनिटी की काफ़ी मतलब और मेंबर्स भी आए हुए थे। तो सबसे जो तकलीफ दे बात, जो बाकी तो बाद सोसाइटी बाद में आती है, जब ऐसे बच्चे को जो कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से पैदा हुआ है, जिसके अंदर उसके पेरेंट्स का कोई वो नहीं है, जब पेरेंट्स ही उसको ओन नहीं करते, तो आप सोचें कि फिर माशरा उसको कैसे ओन करेगा। सो एक्चुअल जो प्रॉब्लम थी उनकी उनके घरों से स्टार्ट हो रही थी। सो वंस दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, तो लोग फिर उनको रिडिक्यूल भी करते हैं, उनको लॉफिंग स्टॉक भी बनाते हैं। अभी जिन महानूर की मैं बात कर रही हूँ, वो ट्रांस वुमेन है, लेकिन उन्होंने मैट्रिक एफएससी या जो कुछ भी था शुरू की जो उनकी क्वालिफिकेशन थी वो सारी एज अ मेल डोमिसाइल पे हुई थी। जब ट्रैवल करना पड़ा तो उन्होंने उनको उधर से एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। आई डोंट नो व्हिच कंट्री शी वेंट, शी एक्चुअली एंड शी हैड दैट पेन इन हर, लाइक यू नो, वो कह रही थी कि यार मतलब हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमें उन्होंने डीपोर्ट कर दिया बिकॉज मेरा जो मेल वाला पासपोर्ट था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस। फिर उसके बाद मैंने फिर अक्सर लोगों से जब मेरी बात होती है, मैं उनके पास जाती हूँ, बात करती हूँ। एब्सोल्युटली दे आर अमेजिंग ह्यूमन बींग्स। उनकी मेंटल फैकल्टी किसी भी तरीके से कम नहीं है। ये जो एक स्टिग्मा लग चुका है, ये सिर्फ नाच गाने के लिए है, या इनको टीवी ड्रामास के अंदर भी एज ए लॉफिंग स्टॉक दिखाया जाता है, विच इज़ नॉट करेक्ट। दे आर एज ब्रेनी एज अस। सिर्फ वो थोड़े से अगर बायोलॉजिकली फिजिकली हमसे डिफरेंट हैं, डजंट मीन दैट दे डोंट हैव द सेम ब्रेन। तो मेरे ख्याल में इनको रिहेबिलिटेट करें। अब एक खातून आई थी, मतलब ट्रांस वुमन थी, वो ये कह रही थी कि हमें इजी लोन्स दे दें, हम अपनी कोई स्किल डेवलपमेंट का काम करें। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ना, इस तरह से आप मेन स्ट्रीम में इनको लेकर आ सकते हैं। तो दैट इज़ वन कंसर्न। और फिर देखें हमारे ह्यूमन राइट्स के अनफॉर्चुनेटली जो कंप्लाइंसेस के जो इंडिकेटर्स हैं, SDGs 2030 में भी देख लें, FATF को देख लें, GSP+ स्टेटस को देख लें, इतनी सी बात होती है, और वो इतनी बड़ी फिर एस्केलेट होकर ग्लोबल फोरम्स पे किस तरह वो जाके तो होती है, रिपोर्ट होती है। तो इस चीज़ पे इसलिए भी काम करना ज़रूरी है। एंड ट्रांसजेंडर्स आर एज लॉयल एज अस विद द कंट्री, दे आर एज ब्रेनी एज अस, जस्ट दे हैव सम सर्टन डिफरेंट बायोलॉजिकल नीड्स। अच्छा, जब आप
उसमें पंजाब असम्बली में रिप्रेजेंट कर रही थी और मौजूद थी एज ए पॉलिटिशियन। सो आपको क्या लगा ख़वातीन के ऐसे कौन से बेसिक मसाइल हैं जिन पर शायद हमारी तवज्जो नहीं गई और काम होना चाहिए? एक तो मैं अगेन आपको बता दूं, प्रॉब्ली आपने कभी मुझे देखा भी नहीं होगा मीडिया में ड्यूरिंग दोज 5 years, बिकॉज आई वॉज मोर इन टू माई सब्जेक्ट विच वॉज अगेन डेयरी, लाइफ स्टॉक, न्यूट्रिशन, और शहबाज साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे कुछ इस किस्म की जुड़ा दी हुआ। थी। आपको पता है हमारे बहुत सारे ऐसे देहाती इलाकों में ख़वातीन होती हैं जिन्हें ये इशू होता है। हाँ। बच्चों की पैदाइश से लेकर ख़ुद माल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ता है। Unfortunately। हाँ, बच्चों को उस तरह ग़िज़ाई चीज़ें नहीं मिल पाती जिसके लिए उन्हें ज़रूरत होती है। माँ हेल्दी नहीं है तो बच्चा आगे से हेल्दी किस तरह होगा? उस हवाले से कुछ काम आपको लगता है होना चाहिए? बिल कोई ऐसा बिल्कुल मौजूद होना है? चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मैं तो हैरान हूँ कि पिछली गवर्नमेंट ने इतना, इस नो डाउट जो पिछली प्रीवियस गवर्नमेंट थी, इन्होंने भी मतलब जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने स्टंटेड ग्रोथ वाली तस्वीर दिखाई थी, लेकिन एक्चुअल जो काम था वो शहबाज साहब ने पिछले 10 साल में किया जब वो चीफ मिनिस्टर थे। पंजाब फूड अथॉरिटी, सच ए बिग इनिशिएटिव, व्हाट वाज दैट? उसका मैंडेट क्या है कि जो पंजाब के जो शहरी हैं उनको सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिले। पहली जो मल्टी सेक्टोरल न्यूट्रिशन की स्ट्रेटजी थी दैट वाज गिवन बाय शहबाज साहब वंस अगेन। मतलब देयर आर मल्टीपल। पहला चीफ मिनिस्टर का स्टंटेड ग्रोथ प्रोग्राम जो एड्रेस करने का था दैट वाज अगेन बाय PMLN गवर्नमेंट। तो इनिशिएटिव्स तो थे, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़ा TV चैनल, आई वेंट देयर, और उनके जो हेड ऑफ न्यूज़ थे या जो भी थे, स्टिल अ बिग नेम, तो उन दिनों अयान अली की पेशियाँ होती थी TV पे। तो वो बताते थे कि उसे जूस कौन सा पिया, उसने हुड कौन से कलर का पहना। तो मैंने जाके जब माल न्यूट्रिशन की बात की और मैंने कहा जी पाकिस्तान लूजेस इट्स GDP from 2 to 3% annually because of this. So this is a big menace, and every second child is either a malnourished या, और साथ ही ख़वातीन की भी 50% हमारी malnourished हैं। तो उन साहब ने मुझे ये कहा कि आप बात तो ठीक कर रही हैं, बट इस खबर में ना मसाला नहीं है, मतलब थ्रिल नहीं है, इट कांट बी अ ब्रेकिंग न्यूज़। तो फिर मुझे यूँ हुआ कि अच्छा यार, यहाँ पे अयान अली की पेशी और मीरा की शादी भी उन दिनों बहुत कंट्रोवर्शियल थी, वो बार बार आते थे हर TV कंटेंट, तो उसमें कंटेंट नहीं था। तो इसको हाईएस्ट लेवल की जो पॉलिटिकल ओनरशिप है ना, उसकी ज़रूरत है। वंस द हेड ऑफ स्टेट इज टॉकिंग अबाउट दैट, वंस द पॉलिसी मेकर्स आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो ऑटोमेटिकली फिर वो आपके चैनल्स की भी वो कंटेंट बनेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके प्रोफाइल में पढ़ रही थी, कितना चैलेंजिंग रही आपकी, बिकॉज नाउ यू आर अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल आइदर इन द पॉलिटिकल सेक्टर आइदर इन द प्राइवेट सेक्टर, आपकी अपनी माशाल्लाह इंडिविजुअलिटी भी है। सो बीइंग अ सिंगल मॉम, कितना मुश्किल था ये जर्नी, और कितने टैबूज आप समझती हैं कि इतनी सक्सेसफुल होने के बावजूद आपको फेस करने पड़ते हैं? टू बी ऑनेस्ट, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। आई एम प्रॉब्ली वन ऑफ द ब्लेस्ड वन फ्रॉम ऑलमाइटी। मैं बताऊँ, एक तो बहुत हद तक औरत पे खुद डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैरी कैसे कर रही है। एंड बिलीव मी, दिस नेशन एट लार्ज, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, ये आपको हेल्प आउट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और फिर वो अच्छे बुरे तो हर एक जगह पे है ना, वो दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। मुझे बिल्कुल जिस भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, बी इट नेस्ले, आई वॉज ट्रेनिंग मैनेजर, मैंने मैकडोनल्ड्स लॉन्च किया अपने हाथों से, रात को 2-2, 2:30 बजे तक शिफ्ट ख़त्म होती थी, मैं अकेली ड्राइव करके वापस जाती थी। आई एब्सोल्युटली हैड नो इशू एवर। उसके बाद मैंने मेट्रो कैश एंड कैरी, आई वॉज ए कंट्री एडवर्टाइजिंग हेड, और मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ था, मैंने वो लॉन्च किया। देन विद नेस्ले, देन इवन इन पंजाब असेंबली, एंड नाउ विद फ्रीसलैंड कंपीना एंग्रो पाकिस्तान। मेरा जो जर्नी है वो पॉलिटिकली भी बहुत सक्सेसफुल रहा और प्रोफेशनली भी बहुत सक्सेसफुल रहा। और मैं समझती हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वुमन हाउ शी कैरीज हर सेल्फ। तो ऐसा मुझे तो कोई इशू नहीं है। सो टाइम मैनेजमेंट हो जाती है फैमिली के लिए, अपने काम के लिए, सोशल वर्क के लिए? हो जाती है। मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह से शी हैज़ जस्ट डन हर A levels, वो आगे चली जाएगी। फाइन आर्ट्स वाला बच्चा है वो, उसको गायों भैंसों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उसको पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट है, एंड शी इज़ अ वेरी अकोमोडेटिंग चाइल्ड। दो इट कुडंट वर्क बिटवीन मी एंड हर फादर, बट इस वक्त भी वो अपने बाप के घर है,
तो वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि वो उसकी फैमिली उसे ज़रूर जाना है। एंड वो पख्तून बाप की बेटी है तो पश्तो भी बहुत अच्छी बोलती है। तो शी इज़ मतलब अ चाइल्ड जो कि एक ब्रोकन फैमिली से होने के बावजूद भी शी इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ दैट पार्ट एज वेल। और मैं जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है तो आई एम एन अर्ली राइजर। You won't see me on Twitter or other social media ever after 10:30, 11. I'm gone. मैं सो चुकी होती हूँ। फिर सुबह फजर के वक्त उठना, then I have my own that बड़ा अप साइज मग्गा वो चाय का पी के then I am on the track. फिर मैं चली अच्छा, जाती जब हूँ। आपने प्राइवेट से कुछ अरसे के लिए गवर्नमेंट के लिए काम किया तो कभी हुई नहीं तनकीद के क्यों कर रही हैं? अच्छा खासा सक्सेसफुल स्टेबल पाथ करियर है, उसको छोड़ के सिटिंग MPA बन जाना होता है? लोग कहते हैं कि मत करें, बेहतर है एक ही ट्रैक पे चलती नहीं, है। किसी ने, मैंने बताया ना कि मेरी चूँकि फैमिली खुद, आई हेल फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, तो मुझे किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर कभी नहीं वो किया कि अच्छा, ग्लोबल न्यूट्रिशन चैंपियन भी आप रही हैं जी। दिस इज़ अ स्टोरी। I was actually, I can boast about one thing that I am the first one who talked about malnutrition on the floor of the house. और इसके पीछे इंस्पिरेशन मेरी अपनी बेटी है। खदीजा एक दो दफ़ा उसको वो फेंट हो गई मेरी बेटी। मैं बड़ी परेशान हुई कि मतलब व्हाट हैपेंड टू हर, एंड आई एंडेड अप इन फ्रंट ऑफ अ न्यूरोफिजिशियन। अब वो मुझे कहता है इसका एपिलेप्सी टेस्ट कराएं, इसका ब्रेन स्कैन कराएं, इसका फलान, मतलब यू नेम द ऑल द हॉरेबल टेस्ट्स। एंड बीइंग अ मदर मैं सुन रही हूँ। एंड व्हेन आई वाज लाइक, मैं जा रही हूँ जब उसके क्लिनिक से, तो उसने कहा एक ब्लड टेस्ट भी करा लीजिएगा, इसका वो देख लीजिएगा हीमोग्लोबिन वगैरह। एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई वाज एट शेख ज़ैद और मैं बैठ के बाहर सूरह यासीन पढ़ रही हूँ। अंदर मेरी बेटी को वो सब कुछ वो लगा हुआ है, लाइक इट वाज वन हेल ऑफ अ टाइम। ऑल हर टेस्ट वर क्लियर एंड वेयर द फॉल्ट वाज, फॉल्ट लाइन कहाँ थी, शी वाज एनेमिक। और जब ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई उसको ब्रेन को नहीं पहुँच रही थी तो उससे वो एक दो दफ़ा फेंट हुई। देन दैट मेड मी टू रियलाइज़ कि यार मेरी बेटी जिसकी हर ख्वाहिश को मैं पूरा करती हूँ, अगर वो मेलनरिश्ड है, वो एनेमिक है, आयरन की कमी है उसमें, तो व्हाट अबाउट 22 करोड़ आउट देयर जहाँ पे लोगों को बेसिक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, वहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर कैसे होंगे? सो दैट वाज अ ट्रिगरिंग पॉइंट। और उसके बाद देन आई नेवर लुक्ड बैक। फिर मैंने इसके ऊपर जो मैं कर सकती थी मैंने किया, एडवोकेसी की। और इवन उसमें अगर मुझे उससे की अपोजिशन को भी रीच आउट करना पड़ता था, जो कि अब की अपोजिशन भी है, तो मैं उन तक भी जाती थी कि यार बच्चे सबके हैं, सांझे हैं, आने वाली नस्लों के लिए हमें इस चीज़ को लेकर चलना है। एंड देन फाइनली देयर इज़ दिस, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी बना, अगेन नून लीग की गवर्नमेंट थी। स्केलिंग अप न्यूट्रिशन सन एक मूवमेंट है। 2015 के एंड में पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी बना और 2017 में फिर मुझे सन की ग्लोबल चैम्पियन जो है वो डिक्लेयर किया गया बिकॉज ऑफ माई एडवोकेसी, नेटवर्किंग, पागलों की तरह लगे मैं काम करने। मीनवाइल शहबाज साहब की वो आ गई, मल्टी सेक्टोरल स्ट्रैटेजी आ गई, हमने नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कराया जो 2018 में आया, वो एहसन इकबाल साहब की मिनिस्ट्री ने करवाया, वो सब PND को देखते थे, अभी वाली जो उनकी है। फिर डाइटरी गाइडलाइंस हम लोग लेके आए, स्टंटेड ग्रोथ का प्रोग्राम हम लोग लेके आए, स्कूल मील प्रोग्राम हम लोग लेकर आए, कोला ड्रिंक्स को कैंपसेस के अंदर बैन कर दिया स्कूल के कैंपसेस में। सो लॉट मोर वाज गोइंग ऑन। आई स्टिल रिमेंबर उसके हाँ, अंदर बहुत ज़्यादा lot more was बड़ा going अच्छा on. हुआ कि चीज़ों, मैं तो कहती हूँ ये जो वो उन चीज़ों को भी बैन करना चाहिए जो गंदे क्वालिटी के चिप्स हैं, या फिर अब वी कांट नेम इट, बट पंजाब फूड अथॉरिटीज़ देयर। मैं आपको एक और इंटरवेंशन बता दूँ। हमारे नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, उनकी स्टेपल फूड है चावल। उन्होंने जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो कि जिसमें उनकी पूरी कौम डेफिशिएंट है, जैसे हम लोग आयरन डेफिशिएंट हैं, तो उन्होंने अपने चावलों की ऐसी वैरायटी ग्रो की जो कि फोर्टिफाइड थी। यहाँ पे हमने मिलकर ऐसे साइंटिस्ट हमारे पास माशाल्लाह, ऐसे ब्रेन पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने गंदम की उस वैरायटी पे काम किया जिसमें नेचुरली जिंक और फॉलिक एसिड मौजूद थी। और हमारा आगे टारगेट ये था कि हम उसकी नर्सरी उगा के फिर वो एट लार्ज वीट ग्रो किया जाए ताकि जो एनीमिया है जो कि हर दूसरी औरत को है, बच्चे को है, उसको हम एड्रेस कर सकें।
बहुत काम चीज़ें, था। लेकिन फिर बात वही है ना, हमारी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है, हमारे कंसर्न्स ठीक नहीं है। हम प्रोग्राम में वो कंटेंट को भी नहीं रखते जो हम बात करते हैं कि रेटिंग नहीं आती, बट एक्चुअली दीज आर द टॉपिक्स विच नीड टू बी डिस्कस्ड, और इस पर रिसर्च की भी ज़रूरत है। इसीलिए तो हम लोग अक्सर, हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं, वो चीखते हैं आप रिसर्च के लिए हमें फंडिंग दें, हमें इस पर काम करें, बिकॉज आगे आने वाला दौर बायोटेक्नोलॉजी का है और इससे क्या कुछ मुमकिन नहीं है। इसको एज ए नेशनल एजेंडा लेकर आगे जाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल लेके जाना चाहिए, एंड इट्स अ नीड ऑफ एन आप। बहुत शुक्रिया सायरा आपका। इट्स अ डीप प्लेजर टॉकिंग टू यू, बिकॉज बड़ा अच्छा लगता है उन सक्सेसफुल खवातीन से बात करके जो कहीं रुकी नहीं है। उन्हें पानी, बहता हुआ पानी जिस साइड पे भी लेके जा रहा है वहाँ पर जाती हैं और कामयाबियाँ जो हैं उनके कदम चूमने लगती हैं। सायरा इज़ वन ऑफ देम। तो सायरा का हम शुक्रिया अदा करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और अब चलेंगे अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की जानिब। तो जनाब, बहुत ज़रूरी होता है हेल्दी रहने के लिए, फ़िट रहने के लिए अच्छी डाइट का होना। और जब ईद गुज़री हो और बड़ी ईद गुज़री हो तो उसके बाद आपकी सारे डाइटिंग प्लान्स ख़राब हो जाते हैं। सारा बहुत ज़्यादा ओवर डोज, जिस तरह मेडिसिन की होती है, ओवर डोज आप मीट की कर लेते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा अपसेट भी फील करते हैं। सो हाउ टू गो बैक टू योर नॉर्मल रूटीन, और कौन सी डाइट अच्छी है आपके लिए, हेल्दी है, उस पर हम बात करेंगे। क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट मेरे साथ मौजूद है आमना अली, उनसे हम ज़रूर बात करेंगे इस पर। आमना ने 6 साल से तकरीबन ज़ायद का इनका एक्सपीरियंस है फूड एंड न्यूट्रिशन के हवाले से। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में भी इनकी स्पेशलाइजेशन है, और वेट लॉस और हाइपरटेंशन, PCOS और थायराइड के हवाले से भी ये वेट प्लान्स बताती हैं। वेलकम टू द शो आमना। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे ये बताइए कि ईद के बाद वापस नॉर्मल रूटीन पे आना, उसके लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गोश्त आप खा चुके होते हैं और तेज़ाबियत का मसला भी हो रहा होता है, प्यास भी बार बार लग रही होती है। जी, तो ईद के बाद लोगों में बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्टमक के इश्यूज़ होते हैं, इंडाइजेशन और एसिडिटी की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। ईद पे हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ऑब्वियसली मतलब जो पहले डाइटिंग एक चल रही होती है हमारी, पोर्शन कंट्रोल, और लोग एहतियात कर रहे होते हैं खाने पीने में, बट ईद ऐसा मौका होता है जिस पे वो कहते हैं कि बस अब हमने सब कुछ खाना है और ईद के बाद डाइटिंग और वो सारी चीज़ें करेंगे। सो जब बहुत अरसे तक आप अपनी रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे होते हैं और एकदम से आप बहुत कुछ जो है ईद पे खा लेते हैं, तो एसिडिटी, हार्ट बर्न और ये सारी चीज़ें, और फिर मौसम ऐसा है तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन जो है गोश्त की वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तो उसके लिए ये है कि आप अपनी जो डाइट है उसको ईद पे भी एक तो कंट्रोल्ड ही रखें, और अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हो गए हैं तो फिर हमारी एक सॉफ्ट डाइट हम इसको बोलते हैं, विच इज़ लाइक उसमें आपका सेमी सॉलिड्स होते हैं, बनानाज, और इस तरह सॉफ्ट डाइट होती है, तो वो आप लें अगर आपको कोई स्टमक के इस तरह के इश्यूज़ हैं। और जब तक आपके इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो जाते, मेक श्योर कि आप इसी तरह की डाइट जो है कुछ दिनों तक फॉलो करते रहें। बिल्कुल सही। अच्छा, PCOS का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है बच्चियों को, और वो चाहती हैं कि आइदर कईयों को पहले पता चल जाता है, कईयों को शादियों के बाद पता चलता है। सो एक्चुअली PCOS के साथ आप कौन सी डाइट बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं PCOS को? बेसिकली PCOS आपकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, सिस्ट बन जाती हैं। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स होती हैं इसके लिए जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, फिश, ऑलिव ऑयल, नट्स, दीज आर ऑल वेरी रिच सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो नट्स और इस तरह की चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करें। और हाई फैट डाइट जो है, और स्पेशली प्रोसेस्ड डाइट आजकल बहुत रेडीमेड जो फूड्स हैं, फ्रोज़न फूड्स हैं, वो बहुत कॉमन है। सो उससे ये जो चीज़ें ना PCOS की और इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको अवॉइड करें। बिल्कुल सही। अच्छा, थायराइड का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, ये वो चीज़ें हैं जो उसके लिए भी बड़ा डाइट कॉन्शियस रहना पड़ता है, तो वो किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं उसको? शुगर और इन सारी चीज़ों का एक तो ये है कि अपनी आफ्टर दी 30 इयर्स ऑफ एज आपको मॉनिटर रखनी चाहिए। हमारे यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, हम लोग अपनी कोई शुगर की मॉनिटरिंग, स्क्रीनिंग नहीं करवाते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन योर शुगर लेवल्स। और शुगर को कंट्रोल करने के लिए कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो मीठा है, कोई भी मीठी चीज़ है वो शुगर हाई करती है, हालांकि इट्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स।
तो आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं जो आपके होल व्हीट की उसमें आटे में होते हैं, चावल में ब्राउन चावल में होते हैं, ब्राउन ब्रेड है, और जो रिफाइंड कार्ब्स हैं आपने उसको अवॉइड करना है। सो वो आपकी शुगर में काफ़ी, एंड ऑफ कोर्स फिर आपको पता है जो शुगरी ड्रिंक्स हैं जिसमें हाई शुगर कंटेंट है वो आपने अवॉइड करना है। प्लस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करें कि वॉक करें, हल्की फुल्की रोज़ कोई आधे घंटे की एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करें, उससे आपकी शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग वेट कम करना चाहते हैं जिसके लिए कीटो का सहारा लेते हैं, लो कार्ब डाइट करते हैं, प्रोटीन डाइट करते हैं, कौन सी डाइट ज़्यादा बेहतर है आपकी नज़र में? देखिए, शॉर्टकट्स तो बहुत सारे हैं बट इट डिपेंड्स। अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है, लाइक कुछ लोग कहते हैं, क्लाइंट्स आते हैं कि 2 मंथ्स में शादी है या PCOS का जैसे मसला है, तो उसमें तो फास्ट वेट लॉस की तरफ हम कीटो और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट जनरली इट्स नॉट रिकमेंडेड। अगर आप हेल्दी वेट लॉस चाहते हैं तो आप एक बैलेंस्ड डाइट, और जिसमें इट्स ऑलवेज कस्टमाइज्ड, आपके कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, डिफरेंट फैक्टर्स के हिसाब से कैलकुलेशंस होती हैं और फिर डाइट प्लान डिज़ाइन होता है। सो एक हेल्दी बैलेंस डाइट प्लान जो है फॉलो करें, उसमें सारे फूड ग्रुप्स हों, जैसे सीरियल्स हैं, मीट, फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसमें से थोड़ा थोड़ा सब कुछ आपकी डाइट में होना चाहिए एक दिन में। और उसको रखते हुए आप अपने जहन में अपनी कैलोरीज जो है उसको आपने देखना होता है। इसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट डाइट। तो उसमें कैलोरीज आपकी थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बर्न आप ज़्यादा करते हो और आपकी इनटेक कम होती है। सो दैट्स हाउ यू लूज़ वेट। अच्छा, कोई सैम्पल अगर आप हमें डाइट प्लान बता सकें जो जेनेरिक हो और लोग उसे फॉलो कर सकें? वैसे तो इट्स ऑलवेज कस्टमाइज्ड, हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, बट जनरली जो है वो यही है कि आप एक तो टाइमिंग्स को बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। आपके 6 मील्स होने चाहिए, 3 मेन मील्स और फिर 3 स्नैक्स होने चाहिए, क्योंकि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स होंगे तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप पहले सुबह उठ के प्री ब्रेकफास्ट स्नैक ले लें, जैसे कि गर्म पानी में आपने थोड़ा सा शहद डाल लिया, फिर उसके बाद आफ्टर हाफ एन आवर आप अपना ब्रेकफास्ट करें, उसमें भी कोई एक फल होना चाहिए, सीरियल्स में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, जैसे ब्रेड हो गई या होल व्हीट, बट देन अगेन आपने पोर्शन साइज़ उसका देखना है। फिर उसके 1-2 घंटे बाद आप मिड डे स्नैक लें, उसमें कोई फ्रूट हो सकता है, सैलड हो सकता है। देन अगेन आफ्टर 2 आवर्स यू कैन हैव योर लंच। तो लंच में भी आप यू कैन ऑल्सो हैव राइस। आप सब कुछ खा सकते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, बस पोर्शन कंट्रोल करना है। यू कैन हैव राइस, और उसमें भी कोई आप गोश्त ले लें, मीट। अब वो भी मीट की सर्विंग्स भी कितनी लेनी है वो भी आपने देखना है। एक दिन में 2 से 3 सर्विंग्स आप ले सकते हैं, और एक सर्विंग होती है आपकी ये पाम साइज़ जितनी। वो आप लें। सैलड्स आप अपने हर मील में ऐड करें, और उसके बाद अगेन आफ्टर 2 आवर्स आपका इवनिंग स्नैक आ जाता है, जिसमें यू कैन हैव ग्रीन टी, नट्स ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आपका डिनर आ जाएगा। तो और एंड देन फाइनली यू हैव बेड टाइम स्नैक। और बेड टाइम स्नैक में सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप दूध का कप लें, लो फैट मिल्क लें, और उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। अच्छा, न्यूट्रिशन थेरेपी मैंने मेंशन किया कि आपकी स्पेशलाइज वो होती क्या है ये थेरेपी? एक्चुअली न्यूट्रिशन में 2 तरह की साइड्स आ जाती हैं। एक इट्स लाइक जनरल न्यूट्रिशन, जिसमें वेट लॉस है और वेट गेन है और जनरल डाइटरी गाइडलाइंस हैं। जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है वो स्पेशलाइज्ड फील्ड है। उसमें न्यूट्रिशन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू योर मेडिकल कंडीशंस, लाइक अगर आपको CVD है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, हाइपरटेंशन, शुगर, थायराइड के इश्यूज़, जितने भी आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको स्पेसिफिकली डाइट से कैसे ट्रीट करना है वो उसमें आ जाता है, इसके अंदर शामिल होता है। अच्छा, जिन लोगों को ये इश्यूज़ होते हैं या फिर आफ्टर पोस्टपार्टम का जो टाइम होता है, ख़वातीन को होता है कि ज़रा वेट जल्दी हो जाए, गिर जाए, बट एक्चुअली कितनी देर बाद आफ्टर द बर्थ आपको ट्राई करना चाहिए वेट रिड्यूस करने के लिए? देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योर बॉडी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, ठीक है। सो इट नीड्स टाइम टू रिकवर। तो 2 महीने तो आप आराम से बैठ जाएं, सोचें ना कि यू हैव टू लूज़ वेट, बिकॉज़ इवेंचुअली आप अपनी रूटीन में वापस आते हैं, और फिर आप अपनी जो कैलोरी डेफिसिट डाइट है, उसके बाद ये है कि आफ्टर यू हैव गिवन बर्थ तो जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट वैसी कैलोरीज़ की बढ़ जाती हैं।
सो अगर आप अपने आप को कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड योर बेबी। सो फ़ौरन बाद जो है वो बिल्कुल डाइट अपनी वेट लॉस का ना सोचें, गिव योर सेल्फ सम टाइम, और उसके बाद फिर इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डाइट्स होती है जिसमें कैबेज डाइट भी है और सूप डाइट भी है और अल्लाह जानता है कौन कौन सी डाइट्स हैं, उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं जो कहते हैं कि शायद आपकी एक्सरसाइज और आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओवर द काउंटर आपको और स्लिम फार्मूला भी मिल जाता है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के। ये कितने बेनिफिशियल होते हैं या फिर इसका नुकसान क्या होता है, कितनी देर तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, फ़र्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आपकी डाइट होनी चाहिए। फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सप्लीमेंट्स बेसिकली होते हैं एनरिचमेंट ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स, कि अगर आपको डाइट से आपकी डाइट एडिक्वेट नहीं है, वहाँ से आप अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, तो एक एडिशनल चीज़ उसमें हम ऐड कर देते हैं जो सप्लीमेंट्स है, बट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज़ बी गिवन टू डाइट। सप्लीमेंट्स का ये है कि सप्लीमेंट्स हेल्पफुल होते हैं, बट इन केस ऑफ डेफिशिएंसीज लाइक आयरन की डेफिशिएंसी लोगों में, फीमेल्स में बड़ी कॉमन है। इस तरह हेयर और स्किन के लिए बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि हमें रिकमेंड करें। सो सप्लीमेंट्स जो है वो एक सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर हेल्दी, बैलेंस्ड, वेरीड, मॉडरेट डाइट। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका आमना, और इंडीड बहुत अच्छी इन्होंने टिप्स हमारे साथ शेयर की। बिकॉज़ अक्सर होता ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो डाइट्स आ रही होती हैं या जो बहुत पॉपुलर हो जाती है वो हमें लगता है वो दैट्स द करेक्ट वे, और उससे शायद हम बहुत ड्रास्टिकली वेट गिरा लेते हैं। बट आप अपनी बॉडी टाइप को देखिए, ये ना हो कि करते करते बेहोश हो जाएं और एनर्जी बिल्कुल आपकी ज़ीरो हो जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी डाइट का ख्याल रखिए, ख़ुद भी हेल्दी रहिए, अपने घर वालों को भी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आइए। और आमदा को मैं शुक्रिया अदा करूँगी, और उसके बाद हम चलेंगे एक ब्रेक की जानिब। तो वेलकम बैक, और अब चलेंगे अपने सेगमेंट गॉट टैलेंट की जानिब। तो जनाब, आज गॉट टैलेंट में मेरे पास जो मौजूद हैं वो बहुत दूर से आए हैं और एक्चुअली सिर्फ वेकेशंस के लिए पाकिस्तान आते हैं। 14 साल इनकी उम्र है और इनका नाम है जनाब मूसा डार, और पाकिस्तानी हैं और चूँकि रहते अमेरिका में हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं, बट पाकिस्तान के लिए प्राउड इस तरह हैं क्योंकि ही इज़ अ बॉक्सर, और अपनी एज ग्रुप में ही इज़ द यंगेस्ट बॉक्सर, और माशाल्लाह बहुत सारी बॉक्सिंग फ़ाइट्स जो हैं वो इन्होंने वहाँ पे जीती हैं, और अब टाइटल के लिए भी इंशाल्लाह ये अपेयर होने जा रहे हैं। एनिमल सैप गेम्स जो होती हैं उसके अंदर भी क्वालिफाई करेंगे। तो मज़ीद हम इन्हीं से बात करते हैं। वेलकम टू द शो मूसा। तो मुझे ये बताएं, किस एज से बॉक्सिंग कर रहे हैं? मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ 6 साल से। 6 साल हो गए हैं। और कितनी उम्र थी आपकी जब आपने बॉक्सिंग शुरू की? मैं 6 years old था इन 2014। अच्छा, 2014 से आपने शुरू की, 2014 से, और तब से बॉक्सिंग करें। बॉक्सिंग ही क्यों, कोई और गेम क्यों नहीं? बॉक्सिंग से मुझे बड़ा शौक आता है, और आपको बड़ा मिलता है एड्रेनलिन जब आप रिंग के अंदर होते हो, और ऑल्सो बॉक्सिंग से आपका डिफेंस भी होता है और आप फिजिकली फिट भी होते हैं ना, आप एक्टिव भी फील करते हैं। अच्छा, बहुत छोटे हैं अभी तो आप, 14 साल की उम्र के हैं। सो कितना मुश्किल और टफ लगता है ट्रेनिंग करना बॉक्सिंग के लिए? बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए मेरे लिए मुश्किल भी होता है, इसलिए आपको कोच आपको कहता है ये करो ये करो, आपको रनिंग भी सब कुछ चाहिए होता है, स्टैमिना, और आपको ट्रेनिंग ज़रूरी होता है आपके लिए। कितनी ट्रेनिंग करते हैं दिन में, कितने घंटे? मैं करता हूँ मंडे से सैटरडे रनिंग करता हूँ मैं 5 AM पे, और रात को कभी, और फिर मेरा जिम पे 3 घंटे का बॉक्सिंग होता है मेरा ट्रेनिंग। 3 घंटे यानी आप जिम में बॉक्सिंग प्रैक्टिस रोज़ करते हैं? हाँ जी। और फिर स्कूल भी रोज़ जाते हैं? हाँ जी, स्कूल पे भी जाता हूँ, 6 बजे मैं उठता हूँ, और फिर मैं जाता हूँ स्कूल 4 बजे तक। सुबह 6 से 4 तक स्कूल होता है, और उसके बाद आप बाकी टाइम बॉक्सिंग को हाँ देते जी। हैं? फिर मैं भागता हूँ पार्क पे, इफ़ मैंने मॉर्निंग पे भागा नहीं, और फिर मैं बॉक्सिंग चल जाता हूँ। यानी फिज़िकली फिट भी रहते हैं। अच्छा, आपने वेट भी अपना बहुत ज़्यादा कुछ महीनों में कम किया है, कोई स्पेशल डाइट प्लान फॉलो करते रहें? क्या खाते हैं बॉक्सर्स के लिए? वैसे किस तरह की डाइट होनी चाहिए? डाइट की आपको हाई डेफिसिट चाहिए होता है, और आपने बस आपने प्रोटीन खाना होता है हेल्थी होने के लिए, और फिर आपने बस खाना अच्छा अमाउंट खाना है, चिकन हो गया है, बीफ हो गया है, के साथ वेजीज खाना है आपने। अच्छा, कोई ऑयल और मीठा? मीठा
एक दफ़ा खास तो वीकेंड पे संडे सैटरडे आप कर सकते हो, अच्छा चीट डे कर सकते हो आप। एक से वंस डे। अच्छा मुझे ये बताएं कि और भी गेम्स कोई खेलते हैं कि सिर्फ बॉक्सिंग की पैशन है? मैंने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, और मेरा लाइक सबसे फेवरेट बॉक्सिंग है। और मैं लाइक बास्केटबॉल भी खेलता हूँ स्कूल पे अच्छा, दोस्तों के साथ। फ्लैश बॉक्सिंग क्लब है Flash जिसकी boxing तरफ से जिम है जिसकी तरफ से आप खेलते हैं, तो अब कौन से टाइटल के लिए जाना है, कौन सी फाइट है, गोल जो रखा हुआ है कि अब ये करना है? मैंने पहले अपना एमेचर फाइट लेना है और फिर इंशाल्लाह कोई लाइक बेल्ट चीज़ों का है मैं बेल्ट वो। तो पाकिस्तान आते हैं फिर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं यहाँ पे? मैं बस भागता हूँ, लाइक मैं बॉक्सिंग यहाँ पे नहीं करता, इसी मेरा वेकेशन है, बट मेरे लाइक अंकल जाते हैं पार्क पे वॉक करने के लिए और रनिंग के लिए। तो स्टैमिना कितना बिल्ड करने के लिए कितना टाइम लगता है? इफ़ आप बस रनिंग कर रहे हो नॉन स्टॉप और आप देखोगे एवरी डे लाइक मेरा स्टैमिना ज़्यादा बड़ा होता है और ऐसे होता है, आप बस भागोगे और फिर आपका लाइक जब हार्ट रेट चलता है फास्ट, फिर आपका स्टैमिना बढ़ता है। तो फिर अक्सर डर नहीं लगता बॉक्सिंग करते हुए कहीं चोट लग जाए या कोई ज़्यादा कुछ कभी हुआ है ऐसा, कोई चोट लग जाए, कोई पंच मार दे? मेरा बस लाइक नोज पे चोट लगी है, बट लाइक इट्स ऑल पार्ट ऑफ द स्पोर्ट। सो जब भी आपने बॉक्सिंग करना आपको चोट तो लगनी है ऑब्वियसली, बिकॉज बॉक्सिंग है। तो कभी आपके पंच से किसी को चोट लगी? हाँ जी। लगती है चोट। Yeah. तो घर में पेरेंट्स नहीं कहते कि ना करो ये वाला स्पोर्ट, बहुत ज़्यादा चोट लगती है, डेंजरस है, या सपोर्ट करते हैं? हाँ, मेरा डैड लाइक वो कहता है लाइक आप थोड़ा ध्यान से रहो, बट मेरी मामा लाइक मुझे लेके जाती है एवरीथिंग के लिए, जब जिम लेके जाती है, पार्क पे लेके जाती है, सब कुछ मेरा मामा करती है मेरे लिए, लाइक वो जिम के लिए। यानी सारी प्रैक्टिस और बॉक्सिंग और ये सारी आपकी मम्मा आपको हाँ कहती जी। हैं कि कर लें, हालांकि मम्मा अक्सर कहती हैं कि ना करें, ऐवी चोट वोट लग जाएगी, मुंह पे कोई निशान आ जाएगा, बिल्कुल नहीं कहती। और फाइट्स पे भी मौजूद होती हैं? हाँ जी। अच्छा, अब तक किन किन स्टेट्स में आप चले गए हैं फाइट्स देखने या खेलने? मैं बस गया हूँ वेगस पे एक दफ़ा वो फाइट करने के लिए। तो पसंद कौन है बॉक्सिंग में, ऐसा कौन सा प्लेयर है नेशनल इंटरनेशनल जो बहुत पसंद है? मेरा फर्स्ट बॉक्सिंग से लाइक शुरू हुआ था लाइक विद मोहम्मद अली, एंड देन अब मेरा प्रिंस नासिर हामिर वो मेरा फेवरेट फाइटर है। अच्छा, मुस्लिम्स आपको ज़्यादा पसंद है? एंड माइक टायसन। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि चूँकि बीइंग यू आर अ मुस्लिम एंड अ पाकिस्तानी, तो थोड़ा सा कोई ऐसा एटीट्यूड प्रॉब्लम लोगों को हुआ हो कि ये मुस्लिम है या पाकिस्तानी है? इतना मुझे कभी आया नहीं बॉक्सिंग पे, बट लाइक आई थिंक पीपल थिंक आई एम लाइक अ अंडरडॉग मे बी समटाइम्स, बट उससे मुझे होता नहीं। पाकिस्तान जब आते हैं तो यहाँ पर मिले हैं बॉक्सर से जाके, यहाँ के क्लब्स देखे हैं आपने बॉक्सिंग के? नहीं, मैं बस मिला हूँ आप भी बॉक्सर को एक दफ़ा, बट अदर देन दैट नो। अच्छा, वैसे सोचा है कि अब जब इंशाल्लाह आप खेलेंगे नेशनल लेवल पे, तो ऑब्वियसली तब तो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सो पाकिस्तान को किस तरह रिप्रेजेंट करना है? मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान को करेंगे, हाँ जी, अमेरिका को नहीं नहीं, करेंगे, ये तो पाकिस्तान बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज यू आर अ पाकिस्तानी और हैव वेकेशन। पाकिस्तान में कौन सी जगह बहुत पसंद है आपको? मेरा घर लाहौर, आई लाइक लाहौर, एंड सियालकोट भी मुझे अच्छा लगता है। सियालकोट, सियालकोट अच्छा लगता है और लाहौर अच्छा लगता है। वैसे ट्रैवलिंग का शौक है आपको? हाँ जी, मैं जाता हूँ ट्रैवलिंग यहाँ पे पाकिस्तान पे, क्यूरा पे चला गया हूँ, इस्लामाबाद, कराची, ऐसी जगह, और मरी भी हो गई है। सो वैसे आप बनना क्या चाहते हैं मूसा? बिकॉज अभी तो आप 14 साल के, बॉक्सर ही प्रोफेशनली बनना है या फिर सोचा है स्टडीज़ में कुछ और करना है, साइंस पढ़नी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, मैथ्स पढ़ना है? मुझे शौक है बॉक्सिंग का, इसी लाइक मुझे लगता है ऐसे बस बॉक्सिंग में अच्छा हो तो मैं ऊपर जाऊँगा बॉक्सिंग पे। बस बॉक्सिंग ही करना है प्रोफेशनली? डॉक्टर, इंजीनियर, सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ते हैं वैसे, पसंद है पढ़ना? मुझे पसंद पढ़ना है साइंस और हिस्ट्री, बिकॉज मुझे पसंद है हिस्ट्री लर्न करने अपना कंट्री के बारे। तो अभी जिनकी आप फाइट्स देख रहे होते हैं, मोहम्मद अली की आपने सारी फाइट्स देखी हैं? बिकॉज अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है, तो सब पुरानी फाइट्स उनकी आपने देखी हुई हैं? हाँ जी। अच्छा, और अब तो उनकी बेटी भी खेलती हैं? उनकी भी? मैंने उनकी नहीं देखी हुई अभी तक। लैला अली जिनका नाम है। अच्छा, जो आमिर आपके इंस्पिरेशन है या इंस्पिरेशन कोई और है बॉक्सिंग में? मेरा इंस्पिरेशन है प्रिंस नासिर हामिर, इसलिए इसका मुझे फाइटिंग स्टाइल बड़ा पसंद है, और उसका एनर्जी जो वो लेके आता है रिंग पे, मुझे वो शौक है उसका। अच्छा, बॉक्सिंग से मिलती जुलती रेसलिंग भी है, सो रेसलिंग का भी शौक है? नहीं, आई थिंक रेसलिंग और बॉक्सिंग बड़ा डिफरेंट स्पोर्ट है दोनों, वो वेरी डिफरेंट टाइप है। तो बॉक्सिंग में सबसे मुश्किल अगर कहा जाए एक्शन, या कौन सी चीज़ सबसे मुश्किल लगती है जो सीखनी है आपने, आपको लगता है ये थोड़ा सा अभी तक मुझे नहीं आ पा रहा है? मुझे लगता है बॉक्सिंग पे लाइक सबसे मुश्किल मेरे लिए होता है
to stay consistent, like बस मैं every day करूँ same thing over and over, but ये मुश्किल होता है। और like आपका कभी sparring भी होता है जब आप fight करते हो training वाला, वो भी कभी मुश्किल होता है कि आप fight करते हो। अच्छा, तो होता है कि अक्सर क्लास फेलोज डरते हो, इसको कुछ ना कहें, ये तो बॉक्सर है, कभी भी पंच मार देगा। मेरे दोस्त क्लास वाले like बोलते हैं कभी कभी, इसी को पता मैं बॉक्सिंग करता हूँ, but like most of the time yeah। तो अब माशाल्लाह कौन से ईयर के अंदर आप अपेयर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए? This year पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दिस ईयर आप करेंगे। हाँ जी। तो उससे पहले कितने क्लब्स के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, कितने क्लब्स के लिए फाइट जीतना पड़ेगी? वो आपका फाइट होता है आपका फाइट होता है like आपका वेट का होता है, तो जो भी आपका वेट के अंदर रहेगा आप उसको फाइट करोगे, फिर आपका वो होता है टूर्नामेंट। और आपका वैसे कितना स्टैमिना है फाइट करते हुए, कि कितनी देर में बॉक्सर वैसे थक जाता है? मुझे वैसे बॉक्सर का पता नहीं है इतना। बॉक्सिंग तो लाइक फर्स्ट राउंड तो मुश्किल होता है, आपको देखना होता है स्पीड क्या होता है फाइट का, फिर आप देख सकते हो आपका स्टैमिना कैसे होता है अंदर राउंड्स। तो बॉक्सिंग के अलावा भी कोई शौक है आपके, जिस तरह राइडिंग हो गए या कोई कलेक्शन करना, वो क्या शौक है? मुझे कपड़े का शौक है। कपड़े खरीदने का शौक है? तो हाँ जी। लड़कियों को शौक होता है कपड़े खरीदने का। और मुझे लाइक बिजनेस का भी शौक है, मैं लाइक वेरी बिजनेस पर्सन हूँ मैं। अच्छा, सोचते रहते हैं, हाँ इनोवेटिव जी। क्रिएटिव आइडियाज सोचते रहते हैं, लेकिन वैसे यू लाइक टू बी ड्रेस्ड अप, तो कौन Yeah. सा अटायर बहुत पसंद है कपड़ों में? जस्ट लाइक स्ट्रीटवेयर स्टाइल आई गेस यू कैन से। और म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट है? हाँ जी, मुझे म्यूजिक भी शौक है बड़ा। गाते हैं कि बजाते हैं, क्या करते हैं? बस मैं सुनता हूँ गाने को। जब सुनते हैं ये भी एक शौक है, बिल्कुल सही। तो बहुत शुक्रिया आपका मूसा। सो इंडीड यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, और बड़ी अच्छी बात है जनाब, ये पाकिस्तान को इंशाल्लाह आप रिप्रेजेंट करने का सोच भी रहे हैं और रिप्रेजेंट आप करेंगे भी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर फाइट्स। और बल्कि आपने देखा भी होगा कि किस तरह माशाल्लाह 14 साल की उम्र में, बल्कि बता रहे हैं कि 6 साल की उम्र से ही फ़ाइट करें, तो ऐसी कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमन बच्चों में होनी चाहिए, और जिस स्किल को आप पॉलिश करें। अब जिस तरह मूसा हैं, पाकिस्तान से दूर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में इनकी रहाइश है, बट पाकिस्तान आते हैं, रूट से भी कनेक्टेड हैं, और फिर सोचा हुआ है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। सो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में आप भी ज़रूर अपने बच्चों को डालें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर डालें, और माँ बाप की सपोर्ट के बगैर ऑब्वियसली बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो मूसा को हम बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे, और आपके लिए भी ये चैलेंज है कि ज़रूर अपने बच्चों को किसी ना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में डालें, देखिए उन्हें क्या पसंद है, किस चीज़ की तरफ वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और फिर उसको पॉलिश करें, क्या पता वो भी नेशनल लेवल तक आ सके जिस तरह मूसा है। सो जनाब, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए, और फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।